सो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम बताया, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट है ना। आज आज हर जगह पर कोई भी आज इंस्ट्रूमेंट्स आप देखते हैं, कोई भी डिवाइस देखते हैं, हर डिवाइस जो ऑपरेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, राइट। अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर है तो उसके अंदर कूलिंग मेंटेन होता है बाय यूजिंग ऑफ प्रोग्राम, राइट। अगर हमारे पास कार है तो आज कार पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो चल रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्टवेयर। हमारे पास एसी है जो रिमोट से ऑपरेट हो रहा है, हमारे पास टेलीविजन है जो रिमोट से ऑपरेट हो रहा है, तो आपके रिमोट में क्या है? सॉफ्टवेयर। मतलब आज हर चीज जो है सॉफ्टवेयर पर है ना। और इसके लिए हमको क्या जरूरी होता है? प्रोग्राम बनाना। तो कल के एक लेक्चर में मैंने प्रोग्राम के बारे में बताया था, आज हम लोग देखने वाले प्रोग्राम बनाने के लिए हमको क्या चीजें जरूरी है, राइट। ओके। सो कल मैंने आपको बता दिया था ये कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। और प्रोग्राम की दो बेनिफिट्स मैंने बता दिया कि सबसे पहला कि हम एक साथ कंप्यूटर को नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जिससे हमारा काम भी फास्ट हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये बताया था कि मैं जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको सेव कर देते हैं। जब वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा तो हम उसको आइंदा फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते, कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। आज जो भी स्टूडेंट्स आज ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं पहले उनको ये बताना चाहूंगा कि आप मेरा पहला लेक्चर देख लो, जिससे आपको प्रोग्राम के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको आगे की चीजें, राइट, सीक्वेंस में अगर आएंगे तो बेस्ट रहेगा, आपको समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे के लैंग्वेजेस आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। और डेफिनेटली आप एक दिन अच्छे से बड़े एक प्रोग्रामर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, राइट। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, ध्यान से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्लियर। जब ये लैंग्वेज आ गया तो आप सबको पता चल गया कि भाई लैंग्वेज मीन्स क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। और हम सबको पता है कि भाषा का, लैंग्वेज का यूज हमारे लाइफ में क्या है, कि जब भी हम हमारे आइडियाज, हमारे फीलिंग्स, हमारे जो भी हम बताना चाह रहे हैं आगे वाले को, हम किसके थ्रू बताएंगे? लैंग्वेज। जब भी कोई दो इंसानों के बीच में, जब भी कोई दो यूजर के बीच में अगर हमको कम्युनिकेशन करना है, तो उस कम्युनिकेशन के लिए हमको लैंग्वेज बहुत जरूरी है, राइट। बगैर लैंग्वेज के हम कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकते, राइट। बगैर लैंग्वेज को यूज करे हम हमारे एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। बगैर लैंग्वेज को यूज किए हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। हर चीज के लिए कम्युनिकेशन जरूरी होता है, और कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज मस्ट है, क्लियर। हम जिस जगह भी रह रहे हैं, जिस देश में भी रह रहे हैं, हमको उस जगह की, उस देश की लैंग्वेज आना जरूरी है, तो ही हम वहां पर सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, क्लियर। अभी हम लोग यूज करते हैं हिंदी, हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश, हम लोग यूज करते हैं मराठी बातचीत करने के लिए। अगर दो पर्सन के बीच में, अगर दो इंसानों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है, तो हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसा हिंदी, मराठी, इंग्लिश, राइट। इनको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस। क्या बोलते हैं इनको? हम लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट इन बिटवीन टू पर्सन, इन बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स, राइट। दो इंसानों के बीच में, दो आदमियों के बीच में अगर हमको कम्युनिकेशन करना है, तो हम कोई भी हिंदी, मराठी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी जो हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। और यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए भी एक लैंग्वेज है। अगर आपको मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा समझ में आती है, तो ये आप मेरा लेक्चर 30 मिनट का, 40 मिनट का लेक्चर अच्छे से देखोगे, राइट। अगर आपको मेरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो आप 1 मिनट में बंद कर देंगे, बाबा ये कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, आई डोंट, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों मेरा टाइम पास करो, बंद कर देंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि दोनों भी एंड में जो यूजर होते हैं उनको एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो दोनों को समझ में आ सके, राइट। अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं दो पर्सन के बीच में, तो कोई भी लोकल लैंग्वेज है। लेकिन अगर हमको कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के थ्रू, एक मशीन के जरिए से,
तो वहां पर हिंदी मराठी तेलुगु नहीं चलेगी, राइट? क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी मराठी तेलुगु नहीं आता है, कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है और उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कल तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दिया, ओके? कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दिया कि भाई प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम बनाने से ये होता है, प्रोग्राम बनाने से वो होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई प्रोग्राम बनाने के लिए हमको क्या आना चाहिए, है ना? कल के लेक्चर में थे ना सभी लोग, देखे ना? मैंने बताया कि प्रोग्राम से हम लोग ये कर सकते हैं, आप लोग प्रोग्रामर बन जाओगे, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, ऐसे ही बन जाओगे क्या? नहीं। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एक तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी ना, तो आप कैपेबल हो जाएंगे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भी देने का एक फॉर्मेट होता है। जैसा हमारे पास इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में जैसा लैंग्वेज में ग्रामर होता है ना, तो उसी तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का भी एक फॉर्मेट होता है, तो वो हमको सीखना है। जब तक कि हमको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तब तक हम कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। आज का लेक्चर मेरा पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही है कि कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कौन कौन से है, किसके क्या बेनिफिट्स है, किसके क्या डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीजें आज मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बता दूंगा। क्लियर? तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ये क्लियर होगा कि कोई भी लैंग्वेज अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज करते हैं, तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि अभी हम आप लोग अभी इमीडिएटली हम लोग सी पढ़ने वाले, उसके बाद जब सी अच्छे से आ जाएगा तो सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, फिर जावा पढ़ेंगे, फिर पाइथन पढ़ेंगे। तो ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ ना, ये सी प्लस प्लस, ये जावा, ये पाइथन, ये सब क्या है? ये सारी ये लैंग्वेजेस के नाम है, राइट? और हम लोग शुरू कर रहे हैं सी लैंग्वेज, राइट? अभी देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो बेसिकली ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के दो टाइप्स हमको मिलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हमको कितने टाइप मिलेंगे? दो टाइप मिलेंगे। Languages are classified into two types. Languages are divided into two types. कौन कौन से लैंग्वेजेस के टाइप है? जिसमें एक टाइप जो हमको मिलने वाला है वो है लो लेवल, और जो दूसरा टाइप हमको मिलने वाला है वो है हाई लेवल। लो लेवल एंड हाई लेवल, लो लेवल एंड हाई लेवल आर low level and high level are the types of two programming languages. Clear? लो लेवल के अंदर हमको दो लैंग्वेजेस मिलने वाले, इस लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमको दो टाइप्स मिलने वाले, दो अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस मिलने वाले हैं, जिसमें एक हमको मिलेगा कौन सा? मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। और इसमें जो दूसरी एक टाइप मिलने वाली है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। पहले हम इन दो चीजों को क्लियर कर लेते हैं। अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग। Language is the mean of communication. Language is used to make communication in between two person. Okay? कोई भी दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज है। If both the ends are person, if both the ends are human, then the language is local language, like Hindi, Marathi, English, right? दो इंसानों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो लोकल लैंग्वेज, जैसा हम लोग करते हैं। लेकिन अगर हमको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है, अगर हमको मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हम हिंदी, मराठी, तेलुगु नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So the language which is used to communicate with the machine, the language which is used to communicate with the computer, that language is called as a programming languages. And there are hundreds of thousands of programming languages like C, C++, Java, Python, and many more, right? बहुत सारे languages में। लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के दो टाइप मिलेंगे, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल के अंदर हमको दो लैंग्वेज मिलते हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज क्या है? अच्छे से दिमाग में आपके स्टोर कर लेना। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। क्लियर? मशीन लैंग्वेज ही एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, इसके अलावा कंप्यूटर को, मशीन को और कोई दूसरी लैंग्वेज पता नहीं। अभी हमारे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा, अरे बाबा जब कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही आती है तो फिर हम सी क्यों सीखेंगे, सी प्लस प्लस क्यों सीखेंगे,
जब हमको फ्रांस में जाकर फ्रेंच में बात करना है तो हम जर्मन क्यों सीखेंगे, इंग्लिश क्यों सीखेंगे, हम तो फ्रेंच ही सीखेंगे ना, क्योंकि हमको जाना है फ्रांस। आगे आगे धीरे 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 सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल अभी अच्छे से समझ लेना कि किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी एक मशीन को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज पता है, और वो है मशीन लैंग्वेज। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है, इट इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। इट इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। यही सिर्फ ऐसी लैंग्वेज है, इट इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। एक ही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। क्लियर? कंप्यूटर को सी नहीं पता, कंप्यूटर को जावा नहीं पता, कंप्यूटर को पाइथन नहीं पता, कंप्यूटर को एंड्रॉयड नहीं पता, कंप्यूटर सिर्फ जानता है एक लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। सेकंड, इसमें हम सिर्फ दो ही चीजें यूज कर सकते हैं। ऑन इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी कोड। इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी कोड। इसमें हम सिर्फ 0 और 1 ही यूज कर सकते हैं बस। मशीन लैंग्वेज में हम सिर्फ यूज कर सकते हैं 0 और 1, इसके अलावा ही कुछ नहीं। मतलब कि ओवरऑल ऐसा समझ लीजिए कि कंप्यूटर को सिर्फ दो ही चीजें पता होती है, 0 क्या और 1 क्या है। और 0 और 1 को हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोड। बाइनरी भी क्यों बोलते हैं? बाय का मतलब होता है टू, नरी का मतलब होता है टू, बाइनरी मीन्स टू, और टू बोले तो 0 1। अब कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज में सिर्फ दो ही डिजिट्स है, 0 1। तो अभी आप मुझे ये बताना कि क्या सिर्फ 0 और 1 को यूज करके हम कंप्यूटर को सब कुछ बता सकते हैं क्या? बता तो सकते भाई, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो कि इंग्लिश में आपको दो ही वर्ड्स पता है, यस और नो, और आपको सिर्फ यस और नो को यूज करके बात करना है। हो सकता है कम्युनिकेशन, बट इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट? क्लियर? तो हम इसमें सिर्फ 0 1, क्योंकि कंप्यूटर ना, क्योंकि कंप्यूटर भी ना एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमको पता चलेगा भाई क्यों कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 पता है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ दो ही स्टेट्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ, प्रेजेंट एब्सेंट, लो हाई। तो ऑन एंड ऑफ, प्रेजेंट, एब्सेंट को दो, 0 और 1 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। तो इसके लिए मशीन लैंग्वेज में जो कुछ भी आपको देना है 0 और 1 में देना। जैसे कि समझ लीजिए कि मुझे जैसे कि समझ लीजिए कि मुझे कंप्यूटर को 25 देना है, 25। तो 25 नहीं देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 1 1 0 0 1, दिस इज 25। अभी आप बोलेंगे भाई ये क्या है 1 1 0 0 1, ये भी आगे आएगा, बताऊंगा मैं, राइट? लेकिन इतना समझ लेना कि 25 बोले तो 1 1 0 0 1। अगर मुझे कंप्यूटर को प्लस बोल के बोलना है तो प्लस का एक कोड रहेगा, समथिंग समथिंग रहेगा, आई डोंट नो, मुझे क्योंकि मुझे भी मशीन लैंग्वेज नहीं आती, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, राइट? मतलब कि हर चीज हमको सिर्फ बाइनरी कोड में ही देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, दिस लैंग्वेज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बराबर? क्योंकि हर एक नंबर का आपको बाइनरी कोड याद रखना पड़ेगा, हर एक ऑपरेशन का आपको बाइनरी कोड याद रखना पड़ेगा। अब इतने सारे बाइनरी कोड्स क्या हम याद रख सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द about machine language. This is all about machine language. Very first, it is the only language which is understood by the computer. Second thing, इसमें हम सिर्फ बाइनरी कोड यूज कर सकते हैं 0 और 1, और बाइनरी कोड यूज कर सकते हैं, इस वजह से इस प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम हमको लगने वाला है, क्योंकि उतने सारे बाइनरी कोड्स लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट? ओके, तो ये पॉइंट्स मैंने लिख के दिया। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके मेरे पास नोट्स है, आपको मैं साथ में नोट्स दे दूंगा। तो जो लोग भी एग्जाम्स लिख रहे हैं, डिप्लोमा का, इंजीनियरिंग का, एमसीए का, तो वो लोगों के लिए वो नोट्स काम में आ जाएंगे एग्जाम्स में लिखने के लिए। साथ में मैं आपको पीडीएफ भेजा दूंगा, वो पीडीएफ में से आप नोट्स लिख ले सकते हैं। आपको कोई बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई अलग अलग से बुक्स आपको फॉलो करेंगे इतना, अगर मैं जितना लेक्चर्स दे रहा हूँ, मैं जो भी नोट्स दे रहा हूँ, अगर उतना भी फॉलो कर लेते तो सफिशिएंट, मोर देन, एंड मोर देन, वेरी मोर देन सफिशिएंट, राइट? ओके,
So this is all about what? This is all about machine language. Clear? Now we comes to the next to assembly language. Now what is assembly language? असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग बाइनरी कोड की जगह यूज करते हैं हेक्साडेसिमल कोड. इट इज बेस्ड ऑन हेक्साडेसिमल कोड. हेक्साडेसिमल कोड. हेक्साडेसिमल कोड. इसमें हम लोग हेक्साडेसिमल यूज करते हैं. हेक्स का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10, और 6 और 10 मिलाकर होते हैं 16. और वो कौन से कोड है बोलो? 0 to 9 और A to F. जैसे हम लोग इसको बाइनरी कोड बोलते हैं, इसको हम हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं. तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहाँ पर हम बाइनरी कोड की जगह क्या यूज कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल कोड, जो कि थोड़े से कोड ज्यादा रहने से हम थोड़ा सा काम और आसानी से कर सकते हैं. राइट? सो हेक्साडेसिमल कोड हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं. इसका मतलब हम बोल सकते हैं इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. ये बहुत है डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितनी की मशीन लैंग्वेज. ठीक है? इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल कोड. 0 to 9 नंबर यूज कर सकते हैं, और अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं A to F. क्लियर? उतना ज्यादा डिफिकल्ट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड यूज कर रहे बोलकर कंप्यूटर इस प्रोग्राम को समझेगा क्या? असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बना हुआ कंप्यूटर समझेगा क्या? नहीं समझेगा. क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी कोड्स पता है. कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को जानता है. हम ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ आसान करने के लिए कर रहे हैं. सारी चीजें देखेंगे, पूरा लेक्चर जब होगा तो सब क्लियर हो जाएगा. असेंबली लैंग्वेज में हम लोग हेक्साडेसिमल कोड यूज कर रहे हैं. हेक्साडेसिमल कोड यूज करने की वजह से ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट डिफिकल्ट है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना मशीन लैंग्वेज. और यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड यूज करने की वजह से ये प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम, कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा. इट इज नॉट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर. इट इज नॉट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर. क्लियर? अब जब ये समझ में ही नहीं आएगा, जब कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को समझता ही नहीं है, तो फिर इसमें प्रोग्राम बना के क्या मतलब भाई? तो यहाँ पर इस लैंग्वेज के अंदर हमको एक ट्रांसलेटर मिलेगा. इट नीड अ ट्रांसलेटर. इसको एक ट्रांसलेटर की जरूरत है. इट नीड अ ट्रांसलेटर. और वो ट्रांसलेटर क्या है? असेंबलर. क्या है? असेंबलर. तो देखो असेंबली लैंग्वेज के अंदर ना एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर होता है. असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसका नाम है असेंबलर. और ये असेंबलर का काम क्या है कि जब भी हम कोई असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं तो असेंबलर क्या करेगा? उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देगा. अब तो कंप्यूटर उसको समझेगा. अब जब कंप्यूटर से आउटपुट आएगा ऐसे मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर क्या करेगा? उसको वापस असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमको दे देगा. इसकी हेल्प से हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स बना सकते हैं. राइट? जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी है. समझ में आया? फिर से मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूं. मशीन लैंग्वेज के अंदर कौन से कोड है? बाइनरी कोड. असेंबली लैंग्वेज के अंदर कौन से कोड है? हेक्साडेसिमल कोड. मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आती है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड समझता है. मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर खुद मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, समझता है. लेकिन कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज पता नहीं है, तो हमको ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा. और वो ट्रांसलेशन का काम कौन करेगा? असेंबलर. तो असेंबलर का यूज समझ. असेंबलर इज आल्सो वन प्रोग्राम. असेंबलर भी एक सॉफ्टवेयर है. क्या काम है? असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज एंड फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज. इज इट क्लियर? असेंबलर इज आल्सो ए प्रोग्राम. फिर से प्रोग्राम आया. देखो असेंबलर भी कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा पार्ट नहीं कि हम कंप्यूटर को लगाए और असेंबली लैंग्वेज आ गई. असेंबलर भी एक प्रोग्राम होता है. असेंबलर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हो. राइट? तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है. क्या करेगा असेंबलर? इट ट्रांसलेट योर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज एंड फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज.
इसकी हेल्प से हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी है। क्लियर? तो मैंने दोनों टाइप बता दिया हूं, ओके, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, एंड दीज टू टाइप्स आर कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी? लो लेवल कैटेगरी, राइट? तो देखो, मशीन लैंग्वेज में भी हम कोड यूज कर रहे हैं और असेंबली लैंग्वेज में भी हम कोड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि लो लेवल लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन कोड, राइट? लो लेवल लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन कोड, मैं ऐसा बोल सकता हूं। क्लियर? चलो, दोनों चीजें क्लियर हो गए, machine language and assembly. Now we comes to the next category, high level language, right? High level language. High level languages are very easy to understand. अभी आप लोग परेशान हो गए ना थोड़ी देर के लिए, अरे बाप, ये हमको ये हेक्साडेसिमल कोड्स क्या है, पहली बार सुनने आ रहा है ना। जो लोग सबसे पहले, जो लोग अभी शुरू शुरू में भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उनको तो पता नहीं है ना, अरे ये बाइनरी कोड क्या है, कि कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी कोड समझता, अब हमको तो कुछ भी नहीं पता, फिर हेक्साडेसिमल कोड क्या है, कि ऐसे इतना इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीजें बहुत आसानी से होने वाली है। आप सिर्फ पेशेंस रख के मेरा लेक्चर देखिए, राइट? अभी हम लोग जो अगली कैटेगरी में जा रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज ना समझने के लिए बहुत 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 आसान। अभी क्यों आसान है? क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कोड की जगह यूज कर रहे हैं वर्ड्स, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। अब तुमको कोड याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आपको प्रिंट करना है आप प्रिंट बोलो, प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको डेट देखना है आप डेट बोलो, डेट आ जाएगी, ठीक है ना? अगर आपको इनपुट करना है आप इनपुट बोलो, स्कैनफ बोलो, इनपुट हो जाएगा। मतलब कि आपको कोई कोड याद रखते बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। और पता है ना, सबको इंग्लिश पता है। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं आज एक स्टेटमेंट पढ़ाने वाला हूँ सी का, जिसका नाम है प्रिंट एफ, तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे प्रिंट एफ है ना, तो इसका काम क्या होगा? प्रिंट करने का। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इफ। अभी आप, ऐसा है क्या, अभी जितने भी लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि मैं आज जिंदगी में पहली बार ये इफ सुन रहा हूँ? हम दिन में 100 बार इफ यूज कर लेते हैं, है ना? हम दिन में 100 बार फॉर यूज कर लेते हैं, हम दिन में 100 बार व्हाइल यूज कर लेते हैं। तो ये व्हाइल, फॉर, इफ, ऐसे ही वर्ड्स हमको प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करना है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, जिस वजह से हाई लेवल लैंग्वेज समझने के लिए बहुत इजी। देखो, अगर लैंग्वेज अगर इजी हो गई ना, तो हमारा लॉजिक और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। अगर हमारा आधा दिमाग सिर्फ ये कोड में ही चला जाएगा, तो डेवलपमेंट क्या करेंगे हम, राइट? तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए अगर एक सिंपल और इजी लैंग्वेज को यूज करते हैं ना, तो हमारा ज्यादा दिमाग हमारा डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोग्राम के लॉजिक के ऊपर जाएगा, तो जिससे आप एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग के लिए बहुत 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 आसान है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज करने वाले सिंपल इंग्लिश वर्ड्स इंस्टीड ऑफ कोड। कोड के जगह पर हम यहाँ यूज कर रहे हैं वर्ड्स। अब कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेजेस जरा बताएंगे भाई, कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेजेस है? बेसिक, राइट, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, और ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस अगर लिखते बैठूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। कई लैंग्वेजेस ऐसे, कई लैंग्वेजेस ऐसे, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑल दीज लैंग्वेजेस आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। बेसिक, बहुत बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, अब उतना ज्यादा आज यूज नहीं करते, लेकिन बहुत सारे स्कूल में ना छोटे छोटे बच्चों को, 7th और 8th स्टैंडर्ड्स के बच्चों को प्रोग्रामिंग के अवेयरनेस के लिए ये बेसिक लैंग्वेज आज भी सिखाई जाती है, ठीक है? अगर आपको बिजनेस ओरिएंटेड कोई काम करना है तो उसके लिए कोबोल है। क्यों मिनट आ रहा है भाई? फॉर्मूला ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज है जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसके अंदर हम कुछ फॉर्मूले के कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, राइट? ये सारे लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, राइट? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है कि भाई जब इसके अंदर हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर वर्ड्स कैसे समझेगा? हमने तो पहली बात आज शुरू में ही क्लियर कर दी कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज। हमने आज लेक्चर को शुरू करते समय ही सबसे पहले आपको बता दिए कि अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लो, अच्छे से फीड कर लो कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही आती है, इसके अलावा उसको और कोई लैंग्वेज पता नहीं।
फिर मैंने बताया कि असेंबली को भी यूज कर, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को यूज करने के लिए मुझे एक की हेल्प लेना पड़ेगा, असेंबलर की हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज करें, तो अब कंप्यूटर को इंग्लिश के वर्ड्स तो नहीं आते हैं ना। कंप्यूटर को क्या पता है कि फॉर क्या है, कंप्यूटर को क्या पता है इफ क्या है, कंप्यूटर को क्या पता है प्रिंटफ क्या है, ये तो नहीं पता है उसको, तो सिर्फ बाइनरी कोड्स पता है, वो तो सिर्फ इतना ही जानता है ना। तो जिस तरह से हम असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर यूज कर रहे थे असेंबलर, उसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने के लिए एक स्पेशल ट्रांसलेटर लगता है, और उस ट्रांसलेटर का जो नाम है वो क्या है, वो एक है इंटरप्रेटर और एक है कंपाइलर। तो अगर आप ये लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में इसका इंटरप्रेटर यानी तो कंपाइलर होना चाहिए। एक तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर, किसी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर रहेगा तो किसी लैंग्वेज में कंपाइलर रहेगा। अब इन दोनों में भी फर्क क्या है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, मैं इंटरप्रेटर के बारे में लिख देता हूँ। मैं इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर क्या करता है बोलो, आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। अगर हमारे पास इंटरप्रेटर है तो वो क्या, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। तो अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे लैंग्वेज में इंटरप्रेटर है, तो वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम के एक 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 लाइन को ट्रांसलेट करेगा और आउटपुट बताता रहेगा। और वही हमारे पास इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटर अगर हमारे पास कंपाइलर होता है, सो इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस, एट वंस। तो बताइए कौन फास्ट होता है बोलो, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। ऑब्वियसली कंपाइलर इज मोर फास्टर देन इंटरप्रेटर। अगर हमारे लैंग्वेज में कंपाइलर है तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, इंटरप्रेटर है तो स्लो होगा। कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें इंटरप्रेटर, अब उसकी भी बहुत सारी एक हिस्ट्री है, देखेंगे इंटरप्रेटर कहाँ अच्छा है, कंपाइलर कहाँ अच्छा है, वो एक अलग सा टॉपिक है। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन दोनों ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर अगर होगा तो प्रोग्राम का ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन होगा, और कंपाइलर अगर है तो ट्रांसलेशन एक साथ पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। मतलब इंटरप्रेटर जितने टाइम में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर उतने ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देगा। जो बेसिक लैंग्वेज है इसमें इंटरप्रेटर, अभी अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं सी लैंग्वेज, सी अभी तो मैंने ना यहाँ सी बोलकर लिखा ही नहीं कुछ भी। अभी आप बोले कि बाबा सी ना इधर दिख रहा ना इधर दिख रहा, कहाँ है सी, घूम तो नहीं गया, है अभी आएगा, एकदम आएगा सी, एक पर्दा फाड़ के आ जाएगा सी, राइट। फिलहाल अभी देखो यार, राइट। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये सारे लैंग्वेजेस है, और इनको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की तरह हमको इंटरप्रेटर और कंपाइलर, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर, याद से सुनो, और हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। द ट्रांसलेशन ऑफ इंटरप्रेटर इज लाइन बाय लाइन एंड द ट्रांसलेशन ऑफ कंपाइलर इज होल प्रोग्राम एट वंस। अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं बेसिक, जैसे कि आप सी की बात करते हैं, अगर मुझे कंप्यूटर में सी यूज करना है, तो क्या कंप्यूटर को सी लैंग्वेज पता है कि नहीं। तो अगर हमको सी के अंदर प्रोग्रामिंग करना है तो मुझे मेरे कंप्यूटर में पहले सी का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब तक के मेरे कंप्यूटर में सी का कंपाइलर नहीं होता है तब तक मैं सी के प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सी लैंग्वेज कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज, राइट। अगर हमको हमारे कंप्यूटर में सी के प्रोग्राम्स बनाना है, उसको रन करना है, तो मस्ट है कि हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, सी का कंपाइलर। जब तक हमारे कंप्यूटर में सी का कंपाइलर नहीं होता है तब तक हम सी के प्रोग्राम नहीं बना सकते। जब तक कि हमारे कंप्यूटर में जावा का कंपाइलर नहीं होता है तब तक कि हम जावा के प्रोग्राम्स को रन नहीं कर सकते। जब तक कि हमारे कंप्यूटर में पाइथन का इंटरप्रेटर नहीं होता है तब तक हम पाइथन के प्रोग्राम्स को रन नहीं कर सकते। तो मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज को अगर हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, तो मस्ट है कि हमारे पास उसका ट्रांसलेटर होना चाहिए। क्लियर। तो ये मैंने बता दिया आज। इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले कुछ नई चीजें आ रहे हैं हमारे, बाइनरी कोड, बाइनरी कोड बोलो तो 0 1, हेक्साडेसिमल कोड बोलो तो 0 to 9 एंड A to F। मशीन लैंग्वेज के अंदर बाइनरी कोड्स है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर हेक्साडेसिमल कोड्स है, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम लोग इंग्लिश वर्ड्स यूज करें। क्लियर। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज अगर यूज करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन का काम करेगा असेंबलर।
और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं तो जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं हमारे पास उसका इंटरप्रेटर या नहीं तो उसका कंपाइलर होना चाहिए। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर हमको देखना है कि भाई सी किधर है यार। ना सी मुझे इधर दिख रहा है ना सी इधर दिख रहा है, राइट? ओके, अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाएंगे। क्लियर? सी लैंग्वेज को बताने के पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो, प्रोग्रामिंग होती है ना, प्रोग्रामिंग, अभी हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये प्रोग्रामिंग के भी दो टाइप्स होते हैं। सॉफ्टवेयर भी ना दो टाइप के होते हैं, प्रोग्राम्स भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिस्टम प्रोग्राम और एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या बता रहा हूं मैं? प्रोग्राम भी दो टाइप के होते हैं। वन इज सिस्टम प्रोग्राम एंड अनदर वन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है? सिस्टम प्रोग्राम वो होता है जिससे हम किसी हार्डवेयर बॉडी के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक एसी है और एसी क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास सेंसर होगा और इस सेंसर को ऑपरेट करेगा एक प्रोग्राम। अच्छा, सिंपल सी बात है, एटीएम मशीन, हम लोग जाते हैं एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं, पिन डालते हैं, पैसे निकालते हैं, वो भी तो एक मशीन। क्या वो मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रही है? नहीं, उस मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उस मशीन के अंदर एक प्रोग्राम डाला हुआ है, जिस प्रोग्राम की हेल्प से एटीएम मशीन काम कर रहा है। हमारा मोबाइल, मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल कैसे काम कर रहा है? क्योंकि मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला है। आप लोग कभी सुनते हैं ना, मेरा मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालना है, मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर, तो मोबाइल भी जो चल रहा है एक प्रोग्राम की हेल्प से चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से चल रहा है, राइट? ठीक है ना? तो अगर हम किसी भी हार्डवेयर बॉडी के, किसी भी हार्डवेयर बॉडी को अगर हम किसी प्रोग्राम के जरिए से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सिस्टम प्रोग्राम, राइट? जैसे कि हम एटीएम मशीन को ऑपरेट करें, एटीएम मशीन के अंदर हमारा प्रोग्राम है, मोबाइल के अंदर हमारा प्रोग्राम है, राइट? आज हम लोग कार ऑपरेट करते जाते हैं, कार का बटन दबा दी कार चालू हो जाती है। कैसे चालू हो रही है? क्योंकि उसमें भी सॉफ्टवेयर है। आज हम कार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज किसके थ्रू चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज किसके थ्रू चल रहे हैं? प्रोग्राम के थ्रू। तो ऐसे प्रोग्राम्स जिसके थ्रू हम लोग किसी हार्डवेयर बॉडी के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम प्रोग्राम, राइट? एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन का और एक मतलब होता है यूजेस। अगर हम हमारे यूज के हिसाब से, एक जनरल पर्पस यूज के हिसाब से कोई प्रोग्राम बना देते हैं तो वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने एक मेडिकल शॉप डाला और मैं चाहता हूं कि मेरा मेडिकल का पूरा अकाउंट और पूरा बिलिंग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होना चाहिए, तो मैं एक प्रोग्राम बना दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन प्रोग्राम। मुझे ना दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मैंने उस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए एक प्रोग्राम बना डाला, वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। मुझे एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, वो है मेरा एप्लीकेशन प्रोग्राम। मुझे दो नंबर का एडिशन करना है, वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, राइट? तो अगर हम हमारे डेली रेगुलर लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई प्रोग्राम बना दे तो वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बता दिया, क्या बता दिया, एक मेडिकल मेडिकल का शॉप बिलिंग बिलिंग का प्रोग्राम बनाना है, मेडिकल का मुझे मेडिकल के बिल का प्रोग्राम बनाना है, एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बनाना है, राइट? अगर मुझे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है, तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्लियर? तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि हार्डवेयर के लिए अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सिस्टम प्रोग्राम, और हम हमारे एप्लीकेशंस के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे कैलकुलेशंस के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्लियर? दो टाइप के प्रोग्रामिंग है। क्लियर? समझ में आया? ओके, वापस मैं जा रहा हूं। इन दोनों लैंग्वेजेस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस, ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस है ना, ये लो लेवल लैंग्वेजेस से हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट? लो लेवल लैंग्वेजेस आर वेरी क्लोज टू द कंप्यूटर। लो लेवल लैंग्वेजेस
कंप्यूटर के बहुत ज्यादा क्लोज है, स्पेशली मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो इन लैंग्वेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इससे हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो आजकल मैक्सिमम मैक्सिमम जो डिवाइस प्रोग्रामिंग होती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज पर। तो इस लैंग्वेज का इस कैटेगरी का लो लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम इससे सिस्टम प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत हार्ड है बराबर। तो लो लेवल लैंग्वेज के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ कि लो लेवल लैंग्वेजेस आर बेस्ट फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, लेकिन ये समझने के लिए बहुत हार्ड है। अगर वही मैं इधर जाता हूँ वही मैं इधर जाता हूँ तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर वेरी इजी। हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत 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 आसान है, लेकिन इससे हम सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। नॉट फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। मतलब इनके दोनों के कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है कि इससे हम सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत इजी है। इसका डिसएडवांटेज ये कि बहुत हार्ड है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे हम सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हमको दो टाइप की प्रोग्रामिंग करना है तो दो लैंग्वेजेस पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिस्टम प्रोग्रामिंग करना है तो मुझे मशीन या असेंबली लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और अगर मैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनना चाहता हूं तो मुझे हाई लेवल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया ना कि दो अलग के लिए अलग अलग। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि एक ऐसी लैंग्वेज बन जाए जिसमें दोनों के फीचर्स आ जाएंगे तो बेस्ट रहेगा ना। अगर एक ही लैंग्वेज से दोनों काम हो रहा है तो कितना बेस्ट रहेगा ना। फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। लो लेवल लैंग्वेजेस आर बेस्ट फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होती है मैंने बता दिया। सिस्टम प्रोग्रामिंग मैंने क्या होती है बता दिया। सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए मैंने बता दिया कि कोई भी हार्डवेयर के लिए प्रोग्राम बनाना। आप रोबोट बना रहे, अगर आप कोई रोबोट बनाते हैं और उसको बोलते हैं चल तो नहीं चलेगा, तो आपको रोबोट के लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, उसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, वो सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं और उसको ऑपरेट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर से, तो आपको वो प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम से बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेजेस बेस्ट है, क्योंकि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से बहुत ज्यादा क्लोज होती है, लेकिन बहुत हार्ड है। बहुत हार्ड है, देखिए ना हमने। हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत इजी है, लेकिन इसे हम सिस्टम प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो क्या किया गया इन दोनों के फीचर्स को एक जगह पर लाकर मिलाया गया और एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज बनाई गई है, जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज। मिडिल लेवल है। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल। मिडिल लेवल लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के फीचर्स है। मिडिल लेवल लैंग्वेज इज as easy as high level and as strong as low level। ये मिडिल लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज की तरह इजी भी है, और मिडिल लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की तरह स्ट्रांग भी है, जिससे हम लोग सिस्टम प्रोग्राम भी बना सकते हैं और समझने के लिए भी आसान है। तो अगर आपको कोई एक ऐसी लैंग्वेज मिल जाए जो इजी है, जिससे आप सिस्टम प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जिससे आप एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बना सकते हैं, तो आपको दो अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है क्या। नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन मिल रहा है। अगर एक ही लैंग्वेज के थ्रू हम दोनों काम कर सकते हैं तो हम दो अलग अलग लैंग्वेज क्यों सीखेंगे भाई। तो इसके लिए मिडिल लेवल लैंग्वेज में दोनों के फीचर्स मिलाए गए, और इस लैंग्वेज में आता है आपका सी, जो अभी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सी को हम लोग ना तो लो लेवल बोलेंगे, सी को हम ना हाई लेवल बोलेंगे। सी लैंग्वेज इन दोनों के बीच में बैठता है। सी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज एज पावरफुल एज low level language to develop system program, and C language is as easy as low level language to develop application program। Again I am repeating, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ। C language is as powerful as low level। सी लैंग्वेज लो लेवल की तरह पावरफुल है, जिससे हम सिस्टम प्रोग्राम बना सकते हैं, और सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज की तरह इजी है, जिसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बना सकते हैं। मतलब दोनों टाइप के प्रोग्राम, कौन से, सिस्टम प्रोग्राम भी और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी, दोनों टाइप के प्रोग्राम हम सी से बना सकते हैं। उस वजह से आज सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज भी 1972 में सी लैंग्वेज इन्वेंट हुआ था। अभी मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। 1972 में सी लैंग्वेज इन्वेंट हुआ था।
आज भी हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ तो भी बेनिफिट्स है, राइट। और सी लैंग्वेज क्या है पता है ना, इट्स ए फाउंडेशन। जब तक कि तुमको सी लैंग्वेज नहीं आता, तुम आगे की कोई चीजें नहीं अच्छे से नहीं सीख। तो मैं आज के लेक्चर में सिर्फ इतना सा पढ़ाया आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन से हैं, और सी कहाँ बैठता है। सी ना तो लो लेवल में बैठेगा, ना सी हाई लेवल में बैठेगा। अगर सी लो लेवल में बैठता था तो सी हार्ड हो जाता था, और अगर सी हाई लेवल में बैठता था तो इसे हम सिस्टम प्रोग्राम नहीं बना सकते थे। तो सी को दोनों के बीच में लाया गया, दोनों कैटेगरी के बीच में लाया गया, और उसको एक स्पेशल नाम दिया गया, मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे सी इज ए लो लेवल लैंग्वेज, हम ऐसा नहीं बोलेंगे सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। सी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल विच इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। एक वर्ड लास्ट बता के मैं इस टॉपिक को क्लोज करूंगा। सी लैंग्वेज इज एज पावरफुल एज लो लेवल टू डेवलप सिस्टम प्रोग्राम, and C language is as easy as high level language to develop application program। तो हम लोग C से easily, आसानी से सिस्टम प्रोग्राम भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए काफी है। मेरा पहला लेक्चर भी देख लेना जिसमें आपको प्रोग्राम के बारे में समझ में आ जाएगा, और दूसरा लेक्चर जिसमें मैंने प्रोग्राम बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगते हैं वो मैंने बता दी। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं सी के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा, और उसके बाद हम सी, अभी भी हमने एक्चुअल में सी शुरू नहीं किया है, अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा सी के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम सी लैंग्वेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।